हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। ये जो एसआईआर का केस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें फिर से कुछ हियरिंग हुआ है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बाय एसआईआर टू बंगाल्स पीपल। तो ये अभी चलेगा न्यूज़ एसआईआर के ऊपर। ये न्यूज़ है कि इंक्लूड डिजिटल करेंसी लिंक ऑन ब्रिक्स एजेंडा आरबीआई टू गवर्नमेंट। मतलब आरबीआई बोला है कि हाँ, जो डिजिटल करेंसी जो होता है कंट्रीज का, जो भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे इंडिया भी इंट्रोड्यूस किया है, तो वो बोल रहे हैं कि उसको लिंक करने का एक एजेंडा आप ब्रिक्स में जो समिट होने वाला है इंडिया में, उसमें आप रखो। तो ब्रिक्स जो टॉपिक है ना, वो हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब होगा उसका समिट। इस साल होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। तो जब होगा तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं ये क्या डिजिटल करेंसी क्या होता है। बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो एक डिजिटल फॉर्म है कंट्री का ऑफिशियल मनी का। मतलब जैसे हम लोगों का जो हाथ में नोट या सिक्का रहता है, उसको बस आप सोचिए कि उसका डिजिटल फॉर्म हो गया। तो उसको बोलते हैं ई रूपी। ये वो नहीं है जो आपका फ़ोन में वॉलेट, वो जो यूपीआई चलता है ना, वो नहीं है। वो आपका नॉर्मल रूपी ही है, बस वो आपका बैंक में है वो। लेकिन डिजिटल करेंसी नहीं है। डिजिटल करेंसी अलग होता है, वो अलग से इशू होता है आरबीआई के द्वारा। फिर लीगल टेंडर क्या होता है? डिजिटल लीगल टेंडर मतलब आप इससे जो आपका पेमेंट है वो आप उसको कर सकते हो, और जो सामने वाला है वो डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लीगल टेंडर है पेमेंट के लिए। फिर लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक क्या होगा? जैसे आप अगर अपना नोट देखोगे, कोई भी 20, 50, 100 रुपए का, तो उस पर लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सो एंड सो, और हिंदी में लिखा रहता है मैं धारक को इतना इतना रुपए देने का वादा करता हूँ जो। तो और उसमें नीचे में आरबीआई का जो भी गवर्नर रहते हैं उनका सिग्नेचर रहता है। तो उसका ये मतलब है कि अगर आप 50 रुपये लेके जाओगे, तो वो आरबीआई का लाइबिलिटी है 50 रुपये। तो ये जो ई रूपी, हर एक रुपया, हर एक ई रूपी जो आरबीआई इशू करेगा, वो उसका लाइबिलिटी होगा। मतलब ये बस डिजिटल फॉर्म में नॉर्मल रुपीज है। तो ई रूपी क्या हुआ? मतलब इंडिया का जो सीबीडीसी है उसको ई रूपी बोला गया। वो डिजिटल करेंसी इशूड बाय आरबीआई, तो नॉर्मल है। फिर लॉन्च इन दिसंबर 2022, पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ था। फिर स्टोर्ड इन डिजिटल वॉलेट्स इशूड बाय बैंक्स। अब देखिए, इसका जो वॉलेट होगा ना, ये आपके यूपीआई वॉलेट से अलग होगा। आपका यूपीआई वॉलेट, जो यूपीआई में पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में है, वो आपका नॉर्मल पैसा है, वो ई रूपी नहीं है। ई रूपी स्पेशली आरबीआई अलग से इशू करेगा, सीबीडीसी बोल के। फिर डिपॉजिट्स हेल्ड इन बैंक, जो आपका डिपॉजिट है उसको आप लेकिन ई रूपी में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो ई रूपी है उसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो बैंक के डिपॉजिट में। अब जैसे क्या है, आपके पास अगर जेब में 20 रुपए है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उस पर इंटरेस्ट कमाओगे। तो अगर ई रूपी आपके फ़ोन के वॉलेट में है, तो आप उस पर इंटरेस्ट नहीं कमाओगे। लेकिन वही 20 रुपये आप दे दो किसी बैंक के अकाउंट में, उस सेविंग अकाउंट में, तो उसमें मे भी कुछ जितना भी मिले, थोड़ा बहुत तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही ई रूपी को अगर आप बैंक में डाल दोगे, तो उस पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वो आपके वॉलेट में रहेगा, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर है कि आरबीआई हैज डिमार्केटेड द ई रूपी, जो ये रेड कलर में जो ई आर लिखा हुआ है ना, ये उसका वो है, सिंबल है। ई रूपी का ये सिंबल है। इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जनरल पर्पस एंड होलसेल। जनरल पर्पस के लिए होगा जो रिटेल होगा, और होलसेल के लिए जो होलसेल में ट्रांजैक्शन होगा। इसमें आरबीआई उसको डिज़ाइन कर सकता है कि ये जो पैसा है ई रूपी, वो उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। तो उस सेंस में नॉर्मल रुपीज़ से अलग है। दूसरा, फिर इसका एक फ़ायदा है कि जो वेयर एंड टेयर होता है नोट्स का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो और आरबीआई अभी रिसेंटली ऑफलाइन भी लॉन्च कर किया है या करने वाला है, कि उसको ऑफलाइन पेमेंट में भी, क्योंकि ढेर सारा जगह है जहाँ पे आप ऑनलाइन नहीं यूज़ कर सकते। तो ऑफलाइन कैसे करोगे? तो उसमें एक होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। वो बहुत क्लोज रेंज में, मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर का जो रेंज होता है उसमें कम्युनिकेट करता है, तो उसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। उसके थ्रू किया जाएगा। तो ये सीबीडीसी है। ये अभी देखिए क्या होता है। अभी तो इसने बस प्रपोजल दिया है आरबीआई ने, अगर कुछ वहाँ पे होता है फिर ये न्यूज़ में आएगा। जो ब्रिक्स है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं जब वो उसका होगा। देखिए, ये जो मुंबई में जो पोल्स हुआ अभी लोकल बॉडीज का, तो उस पे दिया हुआ है द बीजेपी इज ऑन द एसेंट इन महाराष्ट्र, सो इज चीफ मिनिस्टर फडनवीस।
तो वो ये ठीक है, पढ़ना है आप लोग पढ़ लीजिए, वरना छोड़ भी दीजिए। फ्रैक्चर्ड येमेन, सऊदी अरेबिया एंड यूएई मस्ट हेल्प ऑल येमेनी फैक्शंस कम टुगेदर। तो देखिए ये येमेन में क्या चल रहा है ना कि एक वहाँ पे बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं। एक है सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट, और एक है हाउथी रेबेल्स, और एक है एसटीसी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। पहले ये अरेबिया और सऊदी अरेबिया और यूएई साथ में लड़ रहे थे हाउथीज के खिलाफ। बाद में क्या हुआ, यूएई अपना अपने आप को बैक कर लिया कि भाई मेरे को नहीं लड़ना, बहुत खर्चा हो रहा है। फिर उसके बाद वो अचानक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को बैक करने लगा, उनको मदद करने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट था सऊदी बैक्ड, वो एसटीसी से भी लड़ रहा था और हाउथी से भी लड़ रहा था। तो जो सऊदी अरब है और यूएई है, इसके कारण उन दोनों का रिलेशन खराब होने लगा। फिर धीरे धीरे जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं रियाद के, मतलब सऊदी अरेबिया बैक, वो धीरे धीरे एरिया ऑक्यूपाई करने लगे। तो अभी रिसेंटली जो 7 जनवरी है, यहाँ दिया हुआ है, ऑन 7 जनवरी जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं वो एंटर्ड एडन। एडन क्या था, तो एडन एसटीसी कंट्रोल कर रहा था, लेकिन एसटीसी इन द सऊदी अरेबिया, इन द सऊदी कैपिटल, द एसटीसी अनाउंस इट्स डिसोल्यूशन। तो अब एसटीसी खत्म हो गया है, अब वहाँ पे 2 ग्रुप बचे हैं, एक सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट और एक हाउथीज। तो ये देखिए, ये वाला है इसका मैप, वेस्ट एशिया का मैप है, और ये वाला हो गया सऊदी अरेबिया बड़ा सा, और यहाँ छोटा सा जो ये ब्राउन कलर में दिया हुआ है ये है यूएई, और ये जो ये मीडियम साइज में येलो में दिया हुआ है ये है यमन। यमन का कैपिटल है सन्ना, ठीक है। इसको 2014 में हाउथीज ने कैप्चर कर लिया था, और उसके कैप्चर करने के कारण जो वहाँ का गवर्नमेंट है उसको फ्री करना पड़ा था, तो वो साना को लूज कर दिया था। अभी भी साना जो है वो हाउथीज ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, ये पहले यहाँ पे जो मैप होता ना, ये जो पुराना, अगर आप, ये लेटेस्ट मैप है जब एसटीसी वो डिसॉल्व हो गया है, उसके पहले अगर आप उसका पुराने का मैप देखते ना, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना जो ग्रीन में है, ये वाला हाउथी का कंट्रोल किया हुआ है, और ये जितना भी ये लाइट पिंक में है ना, ये वाला गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। अगर आप लाइक 1 साल पुराना मैप देखोगे तो यहाँ पे भी एक एंटिटी था, ये था एसटीसी, और यहाँ पे है एडन। तो एडन पहले इनके कंट्रोल में था, अब एडन आ गया है इनके कंट्रोल में, सऊदी बैक जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में आ गया है, और हाउथीज अभी भी लड़ रहे हैं। अब देखिए इसमें सऊदी अरब का क्या मतलब, क्यों उसको इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको क्यों मतलब है कि इसमें हम इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो रहते हैं ना, ये जो हाउथीज हैं वो यहाँ पे है, यहाँ पे लगभग उनका यहाँ पे ऐसा कंट्रोल है ना। तो ये लोग और ये वाला ऊपर ग्रीन कलर का सऊदी अरब है। तो ये लोग जो भी है हाउथीज वाले, ये अटैक करते हैं इस पे, सऊदी अरेबिया पे। मतलब जब उनको ऐसा लगा कि हम लोग उसको बोलता है कॉर्नर्ड बोलता है, तो उनको जब लगा कि वी आर बीइंग कॉर्नर्ड, तो वो इधर अटैक करने लगे। तो सऊदी अरब को उसमें भी लगता है कि यार हम लोगों को जो मेरा सदर्न बॉर्डर है उस पर भी खतरा है, तो वो मतलब जो गवर्नमेंट है उसको बैक कर रहा था। अभी बेसिकली सिचुएशन ये है कि एसटीसी जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। यूएई और सऊदी अरब में थोड़ा बहुत जो वो हो गया था रिलेशन खराब, उसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, और हाउथीज अभी भी अपना लगे हुए हैं, उनको मतलब जो भी करना है वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं सऊदी अरब पे। लेकिन ये जो रेबेल ग्रुप्स है ये सब उतना चल नहीं पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। अगर ये, और हाउथीज को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो वो ईरान कर रहा है। अब ईरान क्यों हाउथीज को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब का झगड़ा है। मतलब क्योंकि ये सुन्नी है, ये अपने आप को, सऊदी अरब अपने आप को मानता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका हम लीडर है, और ईरान बोलता है कि भाई तुम लोग सुन्नी हो, हम शिया हैं, जो मेरा जो सेक्ट है उसमें हम लीडर हैं। और अगर आप मैप देखोगे तो ये दोनों इस एरिया के सबसे बड़े पावर्स हैं, ईरान और सऊदी अरब दोनों। सऊदी अरब अब क्या किया है, पाकिस्तान के साथ वो कर लिया है डिफेंस एग्रीमेंट, तो पाकिस्तान भी ट्रूप्स भेजा था यमन में। तो बेसिकली ये है कि जो यमन अभी सिचुएशन है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोई इससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा ठीक है, अब हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे जीत रहा है,
लेकिन जब तक ईरान बैक करते रहेगा हाउथीज को, वो हारने वाले नहीं है। क्योंकि ये वॉर ऑफ एट्रिशन हो जाता है, आप लोग धीरे 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 एक दूसरे को लड़ते हो और फिर लड़ते ही रहते हो, जैसा यूक्रेन और रशिया में हो गया है, कोई ना जीतता है ना हारता है। कॉलिंग आउट ईडीज एक्शंस द मीडिया ट्रायल्स। अब देखिए ईडी अभी आप लोग रिसेंटली देखे बंगाल में वो किया, तो ये जो हमारे ये लॉयर साहब हैं श्रवणन अन्नादुराई, इनका देखिए डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है कि ही इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर डीएमके। तो ये ढेर सारा जो ईडी का एक्ट है पीएमएलए का, जिसको वो इन्फोर्स करता है, उसमें जैसे दिया हुआ उसमें ढेर सारा इन्होंने आर्टिकल को मेंशन किया है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन 50 है, इट कैन समन एनीवन एंड रिकॉर्ड स्टेटमेंट अंडर ओथ विदाउट क्लैरिफाइंग वेदर द पर्सन इज अ विटनेस और एन अक्यूज्ड। अंडर सेक्शन 17 it can conduct searches on anyone and seize materials. Under section 19 it can arrest a person without warrant based on its own subjective reason to believe. तो ये ढेर सारा 3-4 ऐसा सेक्शन दे के बोल रहे हैं कि देखो ये सब जो चीज़ है ना, ये अगर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब में अगर काम करे तो बहुत बढ़िया प्रोविजंस है। लेकिन अगर इसका आप यूज़ करने लगोगे पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, तो ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में भी 1-2 बार इन्होंने मतलब ये एग्जाम्पल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई ये जो ईडी है अपना जो बाउंड्री है उसको ये क्रॉस कर रहा है और ये जस्टिस का मॉकरी कर रहा है। तो फिर वो उसी में ये लिखे हैं अपना कि ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल का डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं जो सीबीआई को केस्ड पैरेट कहा था ना सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले, तो वही सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट बदलने से कुछ नहीं होता, जो कर रहा है वही कर रहा है। इन अ चेंजिंग वर्ल्ड इट इज़ अ स्मॉल टेबल्स बिग डिविडेंड्स। ये सर का क्या कहना है कि स्मॉल टेबल्स मतलब क्या हुआ, ये बोल रहे हैं कि बड़ा बड़ा जो ब्लॉक्स है, जैसे यूएन हो गया, G20 हो गया, ये सब का जो इम्पोर्टेंस है ना वो घटते जा रहा है, और जो छोटे छोटे ग्रुपिंग्स हैं उनका इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल देते हैं 3 चीज़ों का। सबसे पहले देते हैं ईयू का, कि इंडिया अभी ईयू को जो ईयू का जो मतलब चीफ के वो प्रेसिडेंट और उनके जो हेड होते हैं वो आने वाले हैं 26 जनवरी के इसमें जो चीफ गेस्ट होते हैं। और उसके बाद फिर इंडिया और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो उसके बारे में दिए हैं कि कैसे, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये और वो। उसके बाद ये बात करते हैं ब्रिक्स का और क्वाड का। ये इन दोनों का क्यों बात करें, क्योंकि ब्रिक्स और क्वाड दोनों का समिट 2025 में जो समिट लेवल होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट। जैसे अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट सेम है, इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट है पीएम, लेकिन हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। तो या तो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट को हेड कर रहा है, उन लोगों का जो हेड वो मीटिंग होता है उसको समिट लेवल मीट बोलते हैं। तो 2025 में होना था क्वाड का समिट लेवल मीट, वो नहीं हुआ है। तो अभी 26 में होने वाला है, तो होना था इंडिया में, वो अब शायद होगा। तो उसमें वो आएगा मस्क नहीं सॉरी ट्रम्प आएंगे, और ब्रिक्स होगा तो भी तो चाइना वाले आएंगे और इधर उधर रशिया वाले आएंगे। तो वही बोल रहे हैं कि ब्रिक्स और क्वाड को कैसे यूज करना चाहिए इंडिया को। तो इसीलिए लिखा हुआ है स्मॉल टेबल्स बिग डिविडेंड्स, मतलब छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिया ग्रैस्प कर सकता है। तो उसी पे है। ऐसे क्वाड को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। यहाँ अगर आप देखिएगा क्वाड का हम लोग डिस्कस किए थे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या है, उसके बाद इसका चैलेंजेस क्या क्या है, फिर इंडिया के लिए, पर्टिकुलर इंडिया के लिए क्या चैलेंज है, फिर इंडिया को करना क्या चाहिए, और फिर उसके बाद इंडो पैसिफिक का एक मैप देखे थे हम लोग। तो ये वाला आप देख सकते, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आपको ये मिल जाएगा। और फिर ब्रिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, छोड़ नहीं रहे हैं उसको, बस पोस्टपोन कर रहे हैं। अ सेंट्रिस्ट लेंस ऑन इलीगल इमाइग्रेशन, ये भी उसी पे जो SIR हो रहा है ना, उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि SIR कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बस व्हाट इज तमिलनाडुज न्यू हाइब्रिड पेंशन मॉडल। पहले ये था ओल्ड पेंशन सिस्टम, जिसको आप बोलते हैं कि आप कंट्रीब्यूट मत करिए, हम लोग आप रिटायर होइएगा, आपको हम लोग पेंशन देंगे। फिर आया कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो तब। तो अब ये लेकर के आया है तमिलनाडु कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करो और उसके बाद हम लोग आपको एक अश्योर्ड इनकम देंगे, पेंशन देंगे आपके रिटायरमेंट के बाद। तो उसी पे दिया हुआ है।
तो बस आप ये याद रखो कि अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसी पे भी अगर रिवेन्यू बर्डन पे आता है या स्टेट फाइनेंसेस पे आता है, तो आप इसका एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि तमिलनाडु जो है वो एक काइंड ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम लेके आया है, जिसके कारण रिवेन्यू जो बर्डन है स्टेट का रिवेन्यू एक्सचेकर पे, वो बढ़ने वाला है। वाई SIR वेरिफिकेशन नीड्स टू बी कम्प्लीटली डिजिटाइज, ये बेसिकली वही सिंपल सा लॉजिक है कि क्यों डिजिटाइज होना चाहिए। तो है कि जो मैनुअल तरीके से होता है उसमें ढेर सारा प्रॉब्लम आता है और लेंदी हो जाता है, एरर का ज़्यादा चांस है, ये वो, तो उसको डिजिटाइज कर देना चाहिए। और इसमें ये आर्गुमेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास एक टूल भी है, लेकिन वो टूल यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसको वो टूल यूज़ करना चाहिए। टूल का नाम दिया हुआ है, देखिए ECI नेट। तो ये इसमें मतलब डेटा एंट्री ये वो सारा चीज़ उसमें दिया हुआ है, तो इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहा है, ये वो पूछ रहा है आर्टिकल। फिर आगे चलते हैं। इंडिया साइंस लेटर ऑफ इंटेंट टू एलिवेट डिफेंस टाइज विद UAE। अब UAE के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका लंबा सा नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये आए थे 3 घंटे के विजिट के लिए। तो इसमें जो इंडिया और UAE का जो टाइज है वो उसको इंटेंट है, लेटर ऑफ इंटेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि साइन हो चुका है। एलिवेट डिफेंस टाइज, अब ये भी क्यों, इसका कंटेक्स्ट क्या है। अभी हम बोले आपको कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ वो किया है, और सऊदी और UAE का झगड़ा चल रहा है, तो UAE भी चाह रहा है कि भाई मेरे को भी कुछ बैकिंग हो, तो वो इंडिया को चाह रहा है कि इंडिया से थोड़ा डिफेंस वो हो जाए। अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ जो टेंशन है ना, जो UAE और सऊदी अरब में, वो और बढ़ जाएगा, वो घटेगा नहीं। तो देखते हैं। और उसके बाद फिर इन लोगों का एक वो है टारगेट कि 2032 तक हम लोग $200 बिलियन कर देंगे ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड को। UAE यूजुअली जो टॉप 4 रहता है ना, उसमें हर साल ये फीचर करता है इंडिया के जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं उसमें, क्योंकि इंडिया बहुत सारा गुड्स भी बेचता है और तेल खरीदता है। तो और उसके बाद UAE का एक स्पेस वो भी है, जैसे इंडिया का इसरो है, तो उसमें भी ये लोग बोले कि हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया पोलैंड स्पार ओवर नेबर्स। अब देखिए ये दोनों मिले, इनका एस जयशंकर और रैडोस्लो सिकोर्स्की। जयशंकर बोल रहे हैं कि भाई तुम पाकिस्तान के साथ रिलेशन बढ़ा रहे हो और ये पोलैंड वाले बोल रहे हैं कि भाई तुम रशिया के साथ रिश्ता खराब नहीं कर रहे हो। तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि ये तुम पहले करो, तुम पहले करो। असल में देखिए दोनों को वो है, मतलब एक तरह से कंपल्शन है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि पोलैंड बेचारा अपना उधर है यूरोप में, उसको मजबूरी है कि नया जगह एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और ये वो। और रशिया इंडिया के लिए मतलब बहुत पुराना दोस्त है, उसको इंडिया छोड़ना नहीं चाह रहा है और छोड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कि ट्रम्प जो मनाता है वो कर रहा है, तो इंडिया नीड्स somebody we can trust। सुप्रीम कोर्ट गिव्स 2 वीक डेडलाइन फॉर ये। अब ये जो है एक वो चल रहा है कश्मीर में, ऑपरेशन तराशी 1। इसमें एक जो पैरा ट्रूपर है उनका डेथ हो गया है, और अभी भी ये चल रहा है। पैरा ट्रूपर ये वाला जो होता है ना, ये साइन ब्लू वाला। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपग्रेड्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 6.6 टू 7.3। देखिए ये जो आता है ना ग्रोथ प्रोजेक्शन, ये आते ही रहता है IMF का, वर्ल्ड बैंक का, कभी डाउस में जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका कुछ आ जाएगा। तो ये ठीक है, आप लोग दिमाग में रखिए। मेन है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है या RBI का जो प्रोजेक्शन है, उसको दिमाग में रखना, आंसर राइटिंग में मदद करेगा। और जो बजट में वो लोग टारगेट देते हैं कि हम लोग ये करने वाले हैं इस साल, तो वो दिमाग में रहना चाहिए। जो 3-4 मेन है, फिजिकल डेफिसिट टारगेट होना चाहिए, अगर हो सके आप लोग को दिमाग में रह सके तो रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल जो अकाउंट है उसके बारे में कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए, जो नेट बोरोइंग है वो पता होना चाहिए। अब जो एक्स अग्निवीर है, जो अग्निवीर वाले हैं ना, वो अब खत्म होने वाला है उनका टेन्योर। तो वही है कि उनको कहाँ वो किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो CISF के DG बोले हैं कि उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। कांग्रेस एक्यूजेस बिहार गवर्नमेंट ऑफ फाउल प्ले स्टूडेंट, दैट नीट के स्टूडेंट का डेथ हो गया। सोनोवाल डेस्क क्लियर फॉर नितिन नवीन। नितिन नवीन अब भाजपा के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तृणमूल वेलकम्स कोर्ट डायरेक्शन। राजस्थान कांग्रेस न्यू, ये शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि जो जी राम जी वाला जो बिल है वो यूनिवर्सल है और वो डिमांड ड्रिवन है, वो सप्लाई ड्रिवन नहीं है। तो अब इनका अपना
टेक है उस पर। हिमाचल कैबिनेट अलाउज ऑर्फन एंड विडो सेस ऑन फ्यूल, तो सिंपल सा न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट स्टेज, अब ये हाई कोर्ट बोल दिया कि भाई 1102 जो लिकर आउटलेट्स हैं उनको मूव करने का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर दिया है। ये काजीरंगा में इन फाइटिंग किल्स थर्ड काजीरंगा टाइगर विद इन अ फोर्टनाइट। देखिए ये जो है ना, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसमें हम लोगों को इंटरफेयर नहीं करना है। ये नहीं कि एक को पकड़ के भाई तू मार रहा है सबको तेरे को अलग कर देते, नहीं। जब टेरिटरी बहुत छोटा हो जाता है और शेर लोग अपना टेरिटरी यूजुअली बहुत बड़ा रखते हैं और उसमें दूसरे मेल को आने नहीं देते हैं, और एक मेल का जो टेरिटरी होता है उसमें 3 4 5 फीमेल्स रहती हैं, तो वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई मेल आए। अब वो अगर आएगा तो वो झगड़ा होगा ही। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द 24 टाइगर सेंसस सेट दैट काजीरंगाज बिग कैट काउंटेड रीजन टू 148 फ्रॉम 104 अर्लियर। तो काजीरंगा भी हम लोग अभी दो वो एलिवेटेड कॉरिडोर के कारण ये भी न्यूज़ में था कि ये देखिए आसाम में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसका जो दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है राइनोज का, जो इंडियन वन ऑफ राइनोज हैं, और ये फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा में है और ब्रह्मपुत्र रिवर और मिकिर हिल्स के बीच में है। फ्लोरा इनका ग्रासलैंड है और वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फौना में क्या है, तो इंडियन वन ऑन राइनोज, बंगाल टाइगर, एलिफेंट, सोम डियर, वाइल्ड वाटर बफेलो, हॉक डियर, चाइनीज पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन। अब ये याद रखिएगा कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये बस जो मेजर है उनका लिखा हुआ है, वो बस दिया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के साइड में, सॉरी साउथ में, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, और इसका अगर आप मैप देखिएगा तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जो रिवर दिफ्लू है वो एकदम इसके बीचों बीच जाता है, पूरा इसको क्रॉस करता है, मतलब एकदम डाइसेक्ट, लगभग वो नॉर्थ साउथ में डाइसेक्ट कर देता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर है न्यूज़ में कि टॉप कोड फ्लैग्स exorbitant surge in airfares during festivals called exploitative। तो इसमें क्या बोले, इसमें या तो कैपिटलिज्म पे आप ध्यान दो, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी होता है कि भाई तुम ऐसा थोड़ी है कि प्राइस इतना बढ़ा दोगे कि लोग उसमें खरीद ही ना सके। अब ये जो एनडीटीवी के फाउंडर्स थे, प्रणव रॉय और उनकी वाइफ थी राधिका रॉय, इन पे कुछ नोटिस चला गया था टैक्स का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया है और इन दोनों को 1-1 लाख का मुआवजा भी दिया है। ईसी टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट डेमोक्रेसी, ये होने वाला है, होगा। सिल्वर हिट्स ऑल टाइम, सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है। ईडी अटैचेस 2 फ्लैट्स। टीसीएस देखिए ये हो रहा है ना, इसलिए कि लोग जो है ना वो इसमें इन द इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट ऑन अ पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ ग्रीनलैंड बाय द यूएस एंड द ईयूज थ्रेट टू सस्पेंड द ट्रेड डील। अब इतना मतलब अनसर्टेनिटी हो गया है ना कि लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जगह गोल्ड और सिल्वर और ये सब में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। फिर है ये यूके, ये वही ग्रीनलैंड वाला न्यूज़ है। फिर चाइना's पॉपुलेशन ड्रॉप्स फॉर 4th ईयर। यूएस हेल्ड टॉक्स विद हार्डलाइन वेनेजुएलन मिनिस्टर मंथ्स बिफोर कैप्चर ऑफ माडुरो, बोल रहा है। नो रिलीजियस एंगल, एंड ये बांग्लादेश में जो हिंदूज माइनॉरिटीज़ को मार रहे थे उस पर है। और स्पेन में ट्रेन क्रैश हो गया। अब देखिए ये वाला एक न्यूज़ है, साइंटिस्ट चेज द टफ टास्क ऑफ बिल्डिंग अ ग्रेविटॉन डिटेक्टर। इसमें आप कुछ बात समझिए पहले, ये जो ग्रेविटी होता है वो एक वेव होता है, अगर आप उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक लाइगो है, उसको हम लोग मतलब ग्रेविटेशनल वेव को हम लोग डिटेक्ट कर चुके हैं। वैसे ही अब वेव ये है, लाइट है, लाइट जो है वो वेव है ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि वो जो है पार्टिकल भी है, लाइट जो है पार्टिकल भी है, मतलब इट बिहेव्स बोथ एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल। ग्रेविटेशन का क्या है कि अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ये वेव है, लेकिन कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इसका एकदम क्वांटम लेवल पे जाओगे ना, तो जो वेव है, ग्रेविटेशनल वेव है, वो असल में पार्टिकल से बना हुआ है जिसका नाम है ग्रेविटॉन। इसका नाम है ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन अभी तक कोई किसी ने देखा नहीं है, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, ये बस हाइपोथेसिस है कि हाँ जो वेव है, ग्रेविटेशनल वेव है वो जो है ग्रेविटॉन से बना हुआ है। तो अब है कि इसको हम लोग क्यों ऑब्जर्व करें, तो दो जो फिजिक्स में जो दो मेजर स्कूल्स हैं
वो पहला वाला है रिलेटिविटी का, जो आइंस्टाइन का दिया हुआ है, वो मैक्रो लेवल पे चीज़ों को समझाता है। दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को समझाता है। अब दिक्कत ये है कि स्पेशल रिलेटिविटी, मतलब स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी एक दूसरे को अलाइन नहीं करते हैं। मतलब जैसे मैक्रो स्केल पे चीज़ें काम करती हैं, क्वांटम स्टेट में वो काम नहीं करते, उनका बहुत कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है। तो अगर हम लोग ये दिखा सकें, ये आर्टिकल बोल रहा है कि अगर हम लोग ये दिखा सकें कि जो ग्रेविटेशनल वेव है वो असल में पार्टिकल्स के से कॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब क्वांटम लेवल पे वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं, तो जो हम लोग रिलेटिविटी का थ्योरी है और जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको हम लोग ऐसा वो कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे, और उससे हम लोगों को मिल जाएगा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ समझ जाएंगे हम लोग, ऐसा बोला जा रहा है। अब दूसरा दिक्कत क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल वेव जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, चार फंडामेंटल फोर्स है नेचर में। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसमें जो सबसे वीक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स ही उतना वीक है तो उसका जो पार्टिकल होगा उसको ऑब्जर्व करना भी बहुत मुश्किल होगा, उतना ही मुश्किल होगा। तो अब ये लोग बोल रहे हैं, तो जो जब ये आया, ये पेपर आया कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, तो उसके 2-3 साल पहले 22 या 21 में एक और पेपर आया था। वो फिजिसिस्ट लोग एस्टिमेट किए कि अगर हम लोग एक ग्रेविटॉन को डिटेक्ट करने के लिए कोई बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसका साइज कितना होना चाहिए। तो वो लोग निकाले कि जुपिटर से 10 बिलियन 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 मैसिव वो होना चाहिए, और उसका जो पॉसिबिलिटी है वो होने का वो नहीं है। मतलब वो बोल रहे हैं कि हाँ, हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिवाइस होगा ना वो पॉसिबल ही नहीं है बनाना। तो ये लोग जो अभी जो साइंटिस्ट हैं, ये लोग बोले हैं कि ठीक है, हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं, और इसका ये प्रोसेस दिया हुआ है कि वो लोग करेंगे कैसे। The plan is to use an ultra-sensitive antenna of sorts to listen for the impact of the particles of gravity. देखिए, particles of gravity मतलब graviton. The device of choice is a cylindrical resonator made of superfluid helium. The researchers chose this material because they can control it precisely at a macroscopic scale. अब इसका मैटर क्या है? आप देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई चीज़ है जो आउटसाइड नॉइज से, नॉइज मतलब आवाज़ नहीं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, प्रेशर चेंज, कुछ भी, जो उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें कुछ भी चेंज होता है, अगर उससे वो चेंज हो जाता है, उससे वो ऑल्टर हो जाता है, तो क्या होगा, आप उस चीज़ को मतलब जो आपको डिटेक्ट करना है उसके जगह पे आप सब चीज़ डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन जो डिटेक्ट करना है वो नहीं होगा। तो इसको एकदम कम टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाएगा, और उसके बाद ये प्रोसेस है, लंबा चौड़ा प्रोसेस दिया हुआ है, उसमें जाने का ज़रूरत नहीं है। तो वो उसके बाद फिर वो लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ग्रेविटॉन को ये कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। तो इसमें जो क्या है, इसमें 2-3 मेन बातें। पहला है कि अभी जो थ्योरी है, जो जनरली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो ये कि ग्रेविटी जो है वो वेव्स है। उसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ग्रेविटी जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है जिसको ग्रेविटॉन बोलते हैं, और अगर हम लोग ग्रेविटॉन को ढूंढ लेते हैं तो हम लोग दो चीज़ों को वो कर पाएंगे, सिंथेसाइज कर पाएंगे। वो दो चीज़ क्या है? पहला है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। और इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो एक हम लोग हीलियम का सिलिंड्रिकल कुछ बनाएंगे और उसको सुपर कूल्ड स्टेट में रखेंगे, और मतलब सिलिंड्रिकल रेजोनेटर बनाएंगे और उसको हम लोग सुपर कूल्ड स्टेट में रखेंगे, और उससे हम लोग ट्राई करेंगे वो ग्रेविटॉन को मॉनिटर करने का। अब देखिए इसमें क्या अंतर है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हुआ कि ब्लैक होल्स हैं कि नहीं, तो उसका जो थ्योरी था कि हाँ, थ्योरेटिकली ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते थे बहुत दिनों से, लेकिन हुआ कि ऑब्जर्व कब करें हम लोग, तो 2019 में उसका पहला फोटो लिया गया, तो प्रूफ हुआ कि हाँ भाई ब्लैक होल तो है। मतलब थ्योरी पहले से था, थ्योरी इन द सेंस कि वो थ्योरेटिकली प्रूफ हो चुका था कि हाँ ब्लैक होल है। फिर हम लोग फोटो लिए 2019 में। फिर आइंस्टाइन ने बोला कि ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, तो वो 20th सेंचुरी में कभी 1915-20 कभी 100 साल पहले बोला। तो उसके बाद वो 2015 में जा कर के ये हम लोग ऑब्जर्व किए कि हाँ देखो ये ग्रेविटेशनल वेव है। लेकिन
वो थ्योरी था, वो उसने वो अपना थ्योरी के थ्रू थ्योरेटिकल फिजिक्स में वो पहुंचे कि हाँ देखो ये होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ग्रेविटॉन जो है उसका कोई थ्योरी नहीं है, उसको लोग बस बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा चीज़ है। ये किस चीज़ की तरह है? ये डार्क एनर्जी की तरह है। मतलब हम लोग मान रहे हैं कि शायद है कि जो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है शायद डार्क एनर्जी से ही हो रहा है, लेकिन किसी ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स और ब्लैक होल्स में क्या था कि वो थ्योरी में था कि हाँ ऐसा होगा ही होगा, बस उसको ऑब्जर्व करने का देर है। अब देखते हैं ये लोग डिटेक्ट करते हैं, अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो जो साइंस है, मतलब जितना भी जो भी अंडरस्टूड साइंस है वो सब बदल जाएगा, सब उलट पुलट हो जाएगा, सब उलट फेड हो जाएगा। फिर a न्यू स्टेट ऑफ मैटर इज अ सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा मटेरियल इन लोगों ने बना लिया है जो एट द सेम टाइम वो सॉलिड का भी फीचर है उसमें और वो लिक्विड का भी फीचर है। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो सॉलिड होता है उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें फ्री में रहता है, उसमें फ्री होता है। तो ये ऐसा मटेरियल है जिसमें एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी हैं और रिस्ट्रिक्टेड भी है। अब इसको आप वो मत सोचिए कि ये जेली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है कि आप इसको जेली के तौर पे मत सोचिए कि सेमी सॉलिड है। ये सेमी सॉलिड नहीं है, इसको आपको जब आप देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, ये मैक्रोस के लेवल पे नहीं बोल रहे हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बोल रहे हैं कि उनका जो एटम्स है वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो लिक्विड है, और वो ऐसे भी बिहेव कर रहा है जैसे वो सॉलिड है। तो ये बोल रहे हैं कि न्यू स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये वाला उतना नहीं है, मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ग्रेविटॉन का। लेकिन अभी इसका क्योंकि एक्सपेरिमेंट अभी ये बनाएंगे फिर चलेगा, होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन आप जो टर्म है ग्रेविटॉन ये याद रखिए, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, ये आप याद रखिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि यूपीएससी पहले पूछ चुका है। तो उसमें आप इतना याद रखिए कि ये जो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के थ्योरी से रिलेटेड है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है ये आप याद रखिए कि स्पेस टाइम जो है का जो कंटिन्यूम है उसको, उसका कर्वेचर है। और चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इतना आप लोग याद रखिए, काम चल जाएगा। यूपीएससी डिटेल में नहीं जाएगा। अगर वैसा कोई एक्सपेरिमेंट प्रूव सच में वो कामयाब हो जाता है तब तो पक्का क्वेश्चन बनेगा मेंस में। नेवर मेड ये ऐसे ही अभी चल रहा है। देखिए ये क्या हुआ, पोल्यूशन कंट्रोल, वो जो कुछ दिन हवा साफ हो गया तो वो आ गए मंत्री साहब कि देखिए ये हमारा कर्मठता का वो है। तो उसके बाद अब फिर से सीवियर सिचुएशन में चला गया है। और ये अलग ही हुआ है कि गुरुग्राम का एक डॉक्टर है भाई, वो उसके गाड़ी के पीछे कोई बाइक लगा देता था, बार बार वो परेशान हो गया था। एक दिन वो जो बाइक लगाता था उस पर रन्स एसयूवी ओवर डिलीवरी एजेंट मल्टीपल टाइम्स, मतलब आगे पीछे करके क्रिटिकल सिचुएशन में है बेचारा। यहाँ पे भी देखिए, फिर गुलियन बरे सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है, ये भी हम लोग कल डिस्कस किए थे। ये क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डिजीज़ है जो अपने ही बॉडी पे अटैक करने लग जाता है। बेसिकली इम्यून सेल्स पे, नर्वस इम्यून सेल्स अटैक करते हैं नर्व सेल्स पे, और उसका जो है वो मोटर और ये वो जो से नर्व सेल्स होते हैं उस पर अटैक करता है। फिर इसमें जो इनका जो असर है वो लिम्ब वीकनेस, डिफिकल्टी swallowing, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फ्लैसिड पैरालिसिस। और ये देखिए ये जो नॉर्मल हेल्दी नर्व है और ये वाला अफेक्टेड नर्व में ये कैसे ये खराब हो गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये नर्व सेल्स को अफेक्ट करता है और ऑटो इम्यून डिजीज है ये। सेना ये सब ठीक है, ये सब तो ऐसे ही है। हरियाणा गवर्नमेंट चेंज, ये तो मंथली स्कीम था उसमें 2100 रुपये दे रहे थे। अब बोले कि भाई तुमको हम लोग 1100 रुपये देंगे और जो बाकी रुपया है वो तुम्हारे फंड में देंगे, मतलब वो रिकरिंग डिपॉजिट में डाल देंगे। तो उसी में बहुत लोगों का दिया हुआ है कि कैसे 2100 रुपये मिल रहा था तो हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छा था, और अब सरकार ने ये कर दिया है तो हम लोग थोड़ा दुखी हैं। तो हो गया आज के लिए इतना ही। एक PYQ है, ये वाला देखिए, जो CBDC है उससे 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम।
हाँ, यूएस डॉलर क्यों? यूएस डॉलर तो अलग हो गया ना, वो तो जैसे रुपया है वैसे ई रुपी है, वैसे सीबीडीसी है। और स्विफ्ट सिस्टम तो इंटरनेशनल पेमेंट को वो करने सेटल करने का सिस्टम है, तो इसमें तो ऑब्वियसली ये गलत है। सॉरी, ये सही है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक, ये पॉसिबल है। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। ये भी सही है कि आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि इतने दिन के बाद ही आप उसको स्पेंड कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। और जो टॉपिक्स हम बोल रहे हैं जैसे ब्रिक्स है, ईयू तो अभी कुछ दिन में डिस्कस करेंगे, ब्रिक्स हम लोग करेंगे कुछ दिनों में। और एक और टॉपिक रह गया, वो था एआई समिट, वो कहीं पे दिया हुआ होगा, आज हम पढ़े थे। तो वो जो एआई समिट है ना, उस वो वहाँ पे हुआ था, यूके में हुआ था, फिर पेरिस में हुआ था, फिर कोरिया में हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था, अब इंडिया में होने वाला है। तो जब वो होगा तो उसमें ढेर सारा डिक्लेरेशन होगा, तब उसको वो जो पहला 3 वाला है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और जो अभी जो इंडिया में होने वाला है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उससे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, या लास्ट लास्ट ईयर। ठीक है, थैंक यू।